नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी पिछले अध्याय में मैंने सेक्शन 51 से लेकर 75 तक आपको चौथे चैप्टर की जो स्थिति है वो आपको करवा दी थी। अभी अपन नगरपालिका अधिनियम के चौथे अध्याय की बात करेंगे, जिसका उल्लेख सेक्शन 76 से 89 तक है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 5 का संबंध किससे? नगरपालिक वित्त और नगरपालिक नीति। जो कोष और फंड के बारे में चौथे अध्याय में उल्लेख है कि नगरपालिका का फाइनेंशियल व्यवस्था में क्या होगा, उसका कोष या फंड क्या होगा, या यूं कह सकते हैं कि नगरपालिका के वित्त का स्रोत क्या है, नगरपालिका के पास पैसा कहां से आएगा। नगरपालिका का मतलब वही तीनों संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख अपने यहाँ हुआ है। किसका? नगरपालिक बोर्ड के रूप में, नगर परिषद के रूप में, नगर निगम के रूप में। तो इनका फंड कहां से आएगा, इस बारे में 5वें अध्याय में उल्लेख है, जिनको अपन सेक्शन 76 से 89 तक पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, धारा 76 क्या कहती है? राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन या रिव्यू करेगा तथा निम्न बातों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। देखो, दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ हैं। पहला सवाल ये है कि नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन या रिव्यू कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। ये देखना, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का अवलोकन, पुनरावलोकन या रिव्यू कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। और ये अवलोकन करने के बाद राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश जो है वो किसे करेगा? राज्यपाल को। तो देखो, राज्य वित्त आयोग अवलोकन करेगा और अवलोकन करने के बाद अपनी सिफारिश किसको करेगा? राज्यपाल को। तो राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने के बाद में जो सिफारिश करेगा वो किस किस बारे में करेगा, कौन से मामलों के बारे में सिफारिश करेगा? तो राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को निम्न मामलों में क्या करेगा? सिफारिश करेगा। पहला देखो, राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय कर, शुल्क, पथकर, टोल को कहते हैं, फीस के शुद्ध आगमों को राज्य एवं नगरपालिकाओं के बीच विभाजन व आवंटन के बारे में। तो देखो, राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, देखो उद्ग्रहणीय कर, राज्य सरकार नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कर, शुल्क, पथकर या किसी प्रकार की फीस अधिरोपित करती है। तो राज्य सरकार के खाते में इनकी वसूली से जो राशि आती है उसका विभाजन राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच में किस अनुपात में किया जाए, ये सिफारिश राज्य वित्त आयोग किसको करेगा? राज्यपाल को। या राज्य सरकार की ओर से जो उद्ग्रहणीय कर, फीस वगैरह है, उनका कौन सा हिस्सा नगर पालिकाओं को दिया जाए, उस हिस्से या उस अनुपात के ऊपर सिफारिश राज्यपाल को कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। दूसरा, उन करों, शुल्कों, फीस का अवधारण जो नगर पालिकाओं को समुद्दिष्ट की जा सके या उनके द्वारा विनियोजित की जा सके। तो देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि संविधान की 12वीं अनुसूची में टोटल 18 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसके अधीन है? नगर पालिकाओं के या नगरीय संस्थाओं के अधीन है। उनमें कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कोई टैक्स, शुल्क या फीस वगैरह लगाने की छूट है उनको। तो इस संबंध में जो सुधार है उनके संबंध में सिफारिश जो है वो राज्यपाल को कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। फिर देखो, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दी जाने वाली सहायता और अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। तो देखो, आपको बता दूं कि स्थानीय निकाय जो है, नगरीय संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसलिए राज्य के संचित निधि से, राज्य के कोष से इन संस्थाओं को, क्योंकि इन संस्थाओं का जो आय का स्रोत है वो सीमित है, इसलिए राज्य की संचित निधि से किस तरीके से और कितना अनुपात दिया जाए इन नगरपालिका संस्थाओं को ग्रांट के रूप में, इससे संबंधित सिद्धांत भी जो है वो राज्य वित्त आयोग किसको सिफारिश करेगा? राज्यपाल को सिफारिश करेगा। फिर दूसरा, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु कौन से उपाय किए जाएं, इस संबंध में भी राज्य वित्त आयोग जो है वो किसको सिफारिश करेगा? राज्यपाल को सिफारिश करेगा। फिर आयोग को विनिर्दिष्ट उन विषयों के बारे में सिफारिश करना जो नगरपालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु हो। देखो, इसके अलावा देखो, राज्यपाल यदि कोई सुझाव के लिए मामला वित्त आयोग को विनिर्दिष्ट करता है तो ऐसे मामले में भी राज्यपाल को सिफारिश करेगा। फिर राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल को मिलने वाली प्रत्येक सिफारिश को राज्य विधानमंडल के सम्मुख उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित रखी जाएगी। तो देखो, पहली बात, नगरीय संस्थाओं की या नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का अवलोकन राज्य वित्त आयोग करेगा। इसके अलावा जो सुधार हेतु सिफारिश
राज्य वित्त आयोग करेगा वो किसे करेगा? राज्यपाल को। और राज्यपाल को जो सिफारिशें मिलती हैं वित्त आयोग से वो किसके सम्मुख रखी जाएंगी? विधानमंडल के सम्मुख रखी जाएंगी। और विधानमंडल के सम्मुख रखते समय राज्यपाल अपनी टिप्पणी भी उस पर लिखेगा। देखो, राज्यपाल विधानमंडल के सम्मुख उस पर की गई कार्य में क्या क्या किया जा चुका है इस संबंध में टिप्पणी करते हुए वो सिफारिश राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखेगा, जो उसे किसकी ओर से मिलेंगी? राज्य वित्त आयोग की ओर से मिलेंगी। ये सेक्शन 76 की बात है। जब राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें मिल जाती हैं तो उन पर क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा? तो देखो, ये 76 पर है, उनका आगे क्या किया जाएगा? तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन या उनका एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा? तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात देखो, पहले विचार किया जाएगा, राज्य सरकार निम्न मामलों को अवधारित कर सकेगी। तो जैसे ही राज्यपाल के मार्फत वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य विधानमंडल को मिलेंगी तो कौन कौन से मामलों को राज्य की सरकार जो है या डिसाइड कर सकेगी? कर, शुल्क, पथकर, फीस के शुद्ध आगमों का न्यायपालिकाओं को न्यायगमन, सॉरी, ये यहाँ आप पढ़ेंगे नगरपालिका, ये काट कर करेंगे किसको? कि नगरपालिका शब्द करेंगे, यहाँ गलत है ये न्यायपालिका। तो देखो, राज्य सरकार को जो कर, शुल्क, पथकर या फीस आदि जो मिलते हैं उनमें से कौन सा कितना हिस्सा जो है उन नगर पालिकाओं को दिया जाए, यहाँ काट के नगर पालिका करते हैं। नगर पालिकाओं को न्यायगमन का मतलब डिवोल्यूशन, कौन सा हिस्सा दिया जाए ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। तो देखो, कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए ये सिफारिश करेगा निर्वाचन आयोग। ये सिफारिश सरकार के पास किसके माध्यम से पहुंचेगी? राज्यपाल के पास माध्यम से। और कितना हिस्सा दिया जाएगा इसका अवधारण या निर्णय कौन लेगी? राज्य सरकार लेगी। फिर देखो, कर, शुल्क, पथकर और फीसों का नगर पालिकाओं का समनुदेशन। देखो, असाइनमेंट। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसा भी हो सकता है कि इन टैक्स, कर, शुल्क को जो वसूल किया जाता है तो उन पर कोई असाइनमेंट तैयार करने की जो परमिशन है वो राज्य सरकार नगर पालिका को दे सकती है। फिर राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता और अनुदान की मंजूरी। तो राज्य की संचित निधि से क्या सहायता दी जाए और क्या अनुदान दिया जाए नगर पालिकाओं को, ये भी राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। फिर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य उपाय भी कौन निर्धारित करेगी, कौन डिसाइड करेगी? राज्य सरकार। तो सीधी सी बात है कि नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाएं इस संबंध में सिफारिश तो राज्य वित्त आयोग तैयार करेगा और वो सिफारिश राज्यपाल के मार्फत टिप्पणी के साथ किसके पास जाएंगे? राज्य विधानमंडल या सरकार के पास। फिर इनके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा? ये निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। कौन सा हिस्सा दिया जाए, कौन सा असाइनमेंट नगर पालिकाओं को सौंपा जाए, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जाए, या राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को क्या दिया जाए, ये सब निर्णय राज्य सरकार लेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। तो नगर पालिकाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता का प्रावधान सेक्शन 78 में है। ठीक है। राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किस धारा के तहत? समय समय पर राज्य सरकार नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता देगी, ये धारा 78 में है। तथा चाहे तो साथ में उस सहायता को कैसे उपयोग में लिया जाएगा इस संबंध में निर्देश भी दे सकती है। तो देखो, यहाँ दो तरीके हो सकते हैं। राज्य सरकार या तो खाली वित्तीय सहायता देगी और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये नगर पालिका अपने विवेक से करेगी। ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि जिस मामले में वित्तीय सहायता दे रही है तो उस वित्तीय सहायता का कैसे नगर पालिका इस्तेमाल करेंगी इस संबंध में निर्देश भी दे सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ऐसी सहायता या अनुदान हेतु स्कीम या योजना ला सकेगी। तो जो सहायता दे रही है राज्य सरकार, उस सहायता के साथ कोई योजना भी कि भाई ऐसी योजना बनाकर इस योजना में नगर पालिका को लगाना है, ऐसा नगर पालिका को शर्तों के साथ भी दे सकती है। फिर राज्य सरकार नगर पालिका की वार्षिक योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के संचालन हेतु संपूर्ण या आंशिक अनुदान दे सकती है। तो देखिए, यहाँ पहली बात तो समय समय पर अनुदान और वित्तीय सहायता देगी। ठीक है। कि वित्तीय सहायता बिना किसी निर्देश या शर्त के भी दे सकती है और शर्त भी दे सकती है। या वित्तीय सहायता जो दी जा रही है उसके साथ कोई योजना बताई जा सकती है कि इस वित्तीय सहायता का ऐसी योजना के तहत इस्तेमाल किया जाए। या नगर पालिका के विभिन्न वर्गों में कौन से वर्गों में उस वित्तीय सहायता को निवेश करना है, SC ST या पिछड़े वर्गों के लिए, ऐसा निर्देश भी दे सकती है। या कोई भी वार्षिक योजना जो पहले से नगर पालिका की चल रही है उसके लिए पूरा या आंशिक अनुदान नगर पालिका के लिए कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, सेक्शन 79 नगरपालिक निधि, म्युनिसिपल फंड। नगर पालिका का जो कोष है इसके संबंध में नगर पालिका की किस धारा में उल्लेख किया गया है?
इसके संबंध में नगर पालिका की धारा 79 में उल्लेख किया गया है। तो देखो नगर पालिका के फंड या निधि के बारे में क्या व्यवस्था है इसमें। देखिए पहली बात, नगर पालिका निधि के नाम से नगर पालिका की एक निधि होगी। तो नगर पालिका की निधि किस नाम से होगी? नगर पालिका निधि के नाम से होगी। मतलब एक कोष होगा, एक अकाउंट होगा जिसे नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास निर्धारित किया जाएगा। मतलब नगर पालिका जो है इस कोष की स्वामी नहीं होगी, क्या होगी? न्यासी होगी। ये ध्यान रखना, नगर पालिका का जो कोष होता है उसमें नगर पालिका क्या होती है? न्यासी होती है। न्यासी का मतलब होता है कि वो एक विश्वसनीय प्रबंधक है, बल्कि उसकी मालिक नहीं है। तो नगर पालिका उस कोष की क्या होती है? स्वामी होती है या अधिभोगी होती है या न्यासी होती है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस कोष की या उस अकाउंट की नगर पालिका न्यासी होती है। न्यासी का मतलब होता है जैसे किसी की अपनी संपत्ति अपन किसी के पास रख के जाते हैं तो वो उसका दुर्विनियोग नहीं करेगा, ठीक है? तो न्यास की हैसियत से उस कोष को धारण करेगा। इस निधि में इस अधिनियम के वसूल किए गया इस अधिनियम के तहत वसूल किया गया या वसूल किए जाने योग्य समस्त धन। तो देखो नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका किसी भी प्रकार का धन वसूल करती है, चाहे वो टैक्स के रूप में करे, चाहे फीस के रूप में करे, चाहे पेनल्टी के रूप में करे, तो पूरा का पूरा धन जो है वो किस में जाएगा? उस नगर पालिका निधि में जाएगा, ठीक है? फिर देखो नगर पालिका की प्राप्तियां और व्यय। नगर पालिका को जो प्राप्त होता है मतलब आगम, और व्यय का मतलब होता है खर्चे, ऐसे लेखा शीर्षकों में रखे जाएंगे जिससे प्रभारों का अधिरोपण और रिपोर्ट तैयार की जा सके। मतलब एक कॉलम में नगर पालिका की इनकम या प्राप्ति रखी जाएगी और दूसरे में व्यय या खर्चे रखे जाएंगे, ठीक है? जैसे जल निकास कैटेगरी वाइज, जैसे जल निकास का दे दिया, सड़क विकास का दे दिया, रख रखाव का दे दिया, वाणिज्यिक परियोजनाओं का दे दिया, तो कैटेगरी वाइज जो है इनका मेंशन किया जाएगा, ठीक है? और वाणिज्यिक परियोजनाओं में बाजार विकास संबंधी योजनाएं आती हैं। मार्केट संबंधी जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको अपन किस किस परियोजना में शामिल करेंगे? वाणिज्यिक परियोजना में शामिल करेंगे। फिर देख प्रत्येक लेखा शीर्षक को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। देखो जो अकाउंट तैयार किया जाएगा उसको राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दो शीर्षकों में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? ये सेक्शन 79 में है। फिर सेक्शन 80 में देखो नगरपालिक निधि का उपयोग। तो नगरपालिक निधि का उपयोग किस पर्पज से किया जाएगा? ये सेक्शन 80 में है। तो देखो नगरपालिक निधि से संदेह समस्त राशियों के भुगतान हेतु किया जाएगा। तो देखो नगरपालिक निधि से जितने भी खर्चे किए जाने हैं उन सभी खर्चों के लिए राशि जो है वो नगरपालिक निधि से दी जाएगी। जैसे मैंने पीछे बताया कि नगरपालिका का अध्यक्ष है उसका भुगतान नगरपालिक निधि से किया जाएगा। तो इस प्रकार जो भी खर्चे नगरपालिका के फंड से दिए जाने, नगरपालिक निधि से दिए जाने, वो सारे खर्चे जो है वो इसी फंड से या इसी कोष से दिए जाएंगे। फिर सेक्शन 81 में देखिए आप क्या है सेक्शन 81 में है नगरपालिक निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। तो ये कह रहा है कि नगरपालिका का जो नगरपालिक फंड है, म्युनिसिपल फंड है, उसमें से कोई भी भुगतान या पेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट के अनुदान में शामिल नहीं कर लिया जाता, समाविष्ट नहीं कर लिया जाता। तो यहाँ सवाल ये ध्यान में रखना है कि नगरपालिका निधि से कोई संदा या पेमेंट कब किया जा सकता है? जब उसे बजट के अनुदान में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है? फिर देखो नगरपालिका निधि से किसी राशि का कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसा व्यय चालू बजट में अनुदान में समाविष्ट नहीं कर लिया जाता। तो देखो बजट अनुदान में समाविष्ट करने के बाद ही नगरपालिका निधि से भुगतान किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये सवाल है चालू बजट, पिछला, आगामी, ऐसा भी लिख सकते हैं। चालू का मतलब वर्तमान। चालू बजट अनुदान में शामिल करने के बाद ही नगरपालिका निधि से किसी भुगतान को किया जा सकता है। और ऐसे बजट अनुदान का पर्याप्त अतिशेष उपलब्ध न हो, लेकिन निम्न मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। देखो ध्यान से, जब तक कि ऐसा व्यय चालू बजट में अनुदान में समाविष्ट हो और ऐसे बजट अनुदान का पर्याप्त अधिशेष उपलब्ध न हो। मतलब यदि अधिशेष उपलब्ध है तो ही भुगतान किया जाएगा, अगर अधिशेष नहीं है तो भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन नियम मतलब ये बात कौन से मामलों में लागू नहीं होगी? इधर देखिए इसके ऊपर, ये खर्चे बिना चालू बजट में अनुदान में समाविष्ट हुए पर्याप्त अतिशेष के अभाव में भी किए जा सकेंगे। देखो नीचे कुछ खर्चों की लिस्ट दी गई है, मतलब नीचे जो मुद्दे लिखे गए हैं उन मामलों में ये नहीं देखा जाएगा कि नगरपालिका की जो
कोष है उसमें से भुगतान करने के लिए अनुदान में शामिल किया जाए। कहने का मतलब बिना अनुदान में शामिल किए और बिना अतिशेष के भी भुगतान किया जा सकता है इस कोष से। कौन कौन से मामले हैं जिनमें अनुदान में शामिल किए बिना भुगतान किया जा सकता है नगरपालिका कोष से? तो इसमें पहला अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कर एवं अन्य धन का प्रतिदाय। मतलब किसी आदमी ने टैक्स जमा करवाया, प्रतिदाय का मतलब रिफंड है, और उसने टैक्स अपनी लाइबिलिटी या जिम्मेदारी से ज्यादा जमा करवा दिया, और ऐसे व्यक्ति को जो अतिरिक्त टैक्स जमा करवाया गया उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो वो टैक्स रिफंड करने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि बजट में अनुदान में शामिल है या नहीं है, बिना, और नगरपालिका कोष में या निधि में अधिशेष है या नहीं है ये भी नहीं देखा जाएगा, रिफंड हर हाल में करना ही होगा। दूसरा है उस धन का रिफंड जो संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और निक्षेप में धारित धन तथा नगरपालिका द्वारा भूल व संग्रहित धन को नगरपालिका विधि में जमा हो गया। तो देखो ऐसा कोई धन नगरपालिका की निधि में जमा हो जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसको जमा करवाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की नहीं है, जिसको जमा करवाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की नहीं है, तो उसको भी रिफंड करना पड़ेगा, चाहे वो बजट अनुदान में शामिल नहीं है और नगरपालिका कोष में अतिशेष नहीं है, तो भी उसको रिफंड करना पड़ेगा। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तुरंत अपेक्षित कार्यों के लिए प्रतिदाय, संदाय या पेमेंट। तो अगर राज्य सरकार लोकहित में कोई कार्य अपेक्षित करती है तो उन कार्यों के लिए राज्य के मतलब नगरपालिका की निधि से क्या किया जाएगा, संदा या पेमेंट किया जाएगा। जैसे इसमें नीचे और उदाहरण दिए हुए हैं, खतरनाक रोग जैसे कोविड आया था, प्राकृतिक खतरे, भूकंप, बाढ़, महामारी ऐसे आ जाते हैं, प्रौद्योगिकी खतरे, कई बार प्रौद्योगिकी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, या अन्य अत्यावश्यक मामले में नगरपालिका द्वारा विशेष उपाय किए जाने के लिए तुरंत भुगतान किया जाएगा, भले ही बजट अनुदान में उसको शामिल नहीं किया गया। फिर अधिनियम के तहत प्रतिकर के रूप में देय राशियां। प्रतिकर का मतलब यह है कि जैसे नगरपालिका ने किसी का नुकसान किया है और उसको कंपनसेशन या प्रतिकर, या यूं कह सकते हैं कि हर जो घाटे की पूर्ति करनी होती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसे मामले में भी बिना अतिशेष के और बिना बजट अनुदान में शामिल किए भुगतान किया जाएगा। फिर अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही करने में नगरपालिका विफल हो जाए तो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही। तो देखो नगरपालिका अधिनियम 2009 में अगर नगरपालिका को किसी कार्यवाही की जिम्मेदारी दी गई है और वो कार्यवाही नगरपालिका नहीं करती है, इस कारण राज्य सरकार को वो कार्रवाई करनी पड़ती है, और राज्य सरकार इस हेतु जो खर्चा करती है उस खर्चे से संबंधित जो भुगतान है वो भी नगरपालिका की निधि से बिना बजट अनुदान में शामिल किए ही भुगतान करना पड़ेगा। फिर देखो नगरपालिका के संगत किसी अन्य विधि के अधीन किए जाने वाले संदाय। तो नगरपालिका अधिनियम के तहत कोई और कानून में यदि जिम्मेदारी बनती है तो ऐसा भुगतान भी नगरपालिका को करना पड़ेगा। फिर देखिए किसी सिविल या दांडिक न्यायालय की डिक्री या आदेश जो नगरपालिका के विरुद्ध हो तो उसके अधीन दिया जाने वाला संदाय। देखो किसी व्यक्ति ने नगरपालिका के विरुद्ध किसी भी सिविल या आपराधिक या दांडिक न्यायालय में कोई मुकदमा कर रखा है और नगरपालिका के ऊपर कोई जुर्माना वो सिविल या दांडिक न्यायालय लगा देता है तो उस जुर्माने का भुगतान भी किया जाएगा और उसे बजट अनुदान में शामिल करना जरूरी नहीं है। फिर देखो किसी दावे या अन्य कार्यवाही में समझौते के अधीन दिया जाने वाला संदाय। तो नगरपालिका किसी पार्टी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई समझौता करती है किसी दावे या केस के मामले में, तो उस समझौते के तहत नगरपालिका को जो राशि देनी होती है वो भी हर हाल में देनी ही पड़ेगी, भले ही वो बजट अनुदान में शामिल नहीं है। फिर देखिए नगरपालिका संपत्ति या मानव जीवन को अचानक हुए खतरे को टालने हेतु, तो नगरपालिका की किसी संपत्ति को या नगरपालिका क्षेत्र में मानवीय जीवन को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है तो इस हेतु कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए किया जाने वाला खर्चा भी बिना बजट अनुदान में शामिल किए होगा। तो देखो नगरपालिका निधि में से सामान्यतः तब तक कोई संदाय या भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक उसे बजट अनुदान में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नीचे मैंने आपको 10 परिस्थितियां ऐसी बताई हैं जिनमें हर हाल में नगरपालिका निधि से भुगतान किया जाएगा, संदाय किया जाएगा, भले ही बजट अनुदान में उस मद को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये वो चीजें हैं बजट अनुदान में नियमित चीजों को शामिल किया जा सकता है और ये अप्रत्याशित है। ये सारी स्थितियां कैसी हैं, अप्रत्याशित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए धारा 82 में क्या दिया गया है, लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी संदाय। तो देखो लोकहित में और तत्काल, लोकहित में तुरंत कोई कार्य करना जरूरी है तो नगरपालिका निधि से कैसा संदाय, अस्थायी संदाय, टेम्परेरी संदाय होगा। इसका मतलब इसको वापस एडजस्ट किया जाएगा बाद में। तो लोकहित में यदि तुरंत किसी कार्य की अपेक्षा हो जाती है तो यहाँ से
भुगतान किया जाएगा। तो देखो इस संबंध में क्या है, अगर राज्य सरकार किसी कार्य को तत्काल कार्यवाही हेतु लोकहित में प्रमाणित कर दे, मतलब राज्य सरकार ये कह दे कि ये काम लोकहित में तुरंत करना जरूरी है, तो नगर और इस हेतु नगर पालिका से लिखित अपेक्षा, लिखित में नगर पालिका को ऐसा राज्य सरकार दे देती है, तो लोकहित में तुरंत कार्य करने की अपेक्षा कौन कर सकेगी? राज्य सरकार। किससे? नगर पालिका से। किस रूप में करेगी? लिखित रूप में करेगी, मौखिक नहीं चलेगी। तो नगर पालिका किसी भी समय इस कार्य को करने की अध्यपेक्षा मुख्य नगरपालिक, तो देखो लोकहित में कोई भी कार्य करने की अपेक्षा राज्य सरकार किससे करेगी? नगरपालिका से। और नगरपालिका ये कार्य करने की अपेक्षा किससे करेगी? मुख्य नगरपालिक अधिकारी से कर सकेगी। परंतु ऐसी अपेक्षा तभी की जा सकेगी जब इस हेतु किया जाने वाला संदाय नगरपालिका के नियमित कार्यों में अनियमित हस्तक्षेप के बिना किया जा सके। तो देखो लोकहित में कार्य करने के लिए जो जिम्मेदारी नगरपालिका मुख्य नगरपालिक अधिकारी को देगी, वो कार्य लोकहित में तभी किया जाएगा जब नियमित कार्य करने के बाद, यदि नगरपालिका के कोष में कोई या नगरपालिका निधि में धन बचा हुआ है, यदि नियमित कार्य करने के बाद या नगरपालिका निधि से जो नियमित भुगतान करने है वो करने के बाद नगरपालिका निधि में कोई पैसा नहीं बचता है, तो लोकहित में कार्य की अपेक्षा जो राज्य सरकार करती है उन कार्यों को करना जरूरी नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है कि लोकहित में राज्य सरकार अपेक्षा करेगी नगरपालिका से, नगरपालिका किससे करेगी? मुख्य न्यायिक अधिकारी से। मुख्य न्यायिक अधिकारी ये कार्य तभी करेगा जब नगरपालिका कोष में नियमित कार्यों से संबंधित खर्चों के बाद में पैसा बचता है। इस प्रकार किए जाने वाले समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापन प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदत्त किए जाएंगे तथा ये नगरपालिका की संचित निधि में जमा करवाए जाएंगे। देखो ये है निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापन, तो जो हिस्सा राज्य सरकार को देना है, देखो यहाँ ऊपर अस्थायी दिया है मैंने, इसीलिए पहले ये खर्चा नगरपालिका की निधि से किया जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हिस्सा जो है वो वापस इसमें जमा करवा दिया जाएगा। फिर देखिए इसमें धारा 83 में क्या है, इस अधिनियम के उद्देश्यों, इस अधिनियम का मतलब है नगरपालिका अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगरपालिका अपने नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से बाहर भी वे उपगत कर सकेगी, परंतु इस कार्य के लिए उसे राज्य सरकार से अनुमोदन लेना होगा। देखो वे उपगत करने का मतलब क्या है कि नगरपालिका की निधि से जो पैसा खर्च किया जाएगा, नगरपालिका निधि से, क्या नगरपालिका के क्षेत्र से बाहर भी नगरपालिका ऐसा खर्च कर सकती है? तो इसका जवाब है यस, कर सकती है, लेकिन उसे पहले किससे स्वीकृति लेनी होगी? राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। तो नगरपालिका निधि से नगरपालिका सीमा अपने क्षेत्राधिकार या अपने क्षेत्र से बाहर जाकर या सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कुछ खर्च कर रही है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अपने क्षेत्राधिकार से या अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नगरपालिका कोई खर्चा करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी कर सकती है जब राज्य सरकार उसे अनुमति दे दे। तो किससे अनुमति लेनी होती है, ये सवाल बनता है, राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। ठीक है। फिर धारा 84 देखिए, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग। देखो विशिष्ट प्रयोजन, सामान्य नहीं, सामान्य प्रयोजन अलग है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग, एक्सक्लूसिव यूज, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो विशिष्ट प्रयोजन के लिए मतलब नगरपालिका निधि से पैसा नगरपालिका कैसे खर्च कर सकती है? तो देखो राज्य सरकार आदेश द्वारा नगरपालिका निधि के किसी भाग को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिन्हित कर उस पर कार्यवाही की अपेक्षा नगरपालिका से कर सकेगी। इस संबंध में राज्य सरकार विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं जैसे नगरपालिका बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है के लिए नियम बना सकती है। तो देखो यहाँ देखो, अगर किसी विशेष प्रयोजन, खास बात है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए लिखित अपेक्षा राज्य सरकार किससे करती है? नगरपालिकाओं से करती है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे परिषद है, चाहे निगम है, करती है। तो उस संबंध में जैसा नियम राज्य सरकार बनाएगी उन नियमों के तहत अनन्य का मतलब है अनलिमिटेड, एक्सक्लूसिव यूज कर सकती है, उसका कोई प्रतिबंध उस पर नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए धारा 85 में क्या है, लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जो नगरपालिका के अकाउंट्स हैं उनके बारे में देखो, तो नगरपालिका निधि से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा, मतलब नगरपालिका के कोष से या अकाउंट से जो पैसा निकाला जाएगा उसकी अकाउंटिंग या लेखा संबंधी प्रावधान क्या? तो नगरपालिका निधि से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से होगा। तो देखो प्रत्येक नगरपालिका की अपनी एक नगरपालिका निधि होती है, लेकिन उस नगरपालिका निधि से या उस कोष से पैसा निकालने के लिए नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही ऐसा किया जा सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो लेखाओं का प्रचालन किस विधि से किया जाएगा?
नगरपालिक निधि के लेखाओं का प्रचालन उस रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार के नियमों से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए सेक्शन 86 में है अधिशेष धन का विनिधान। विनिधान का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, अगर नियमित कार्यों के अलावा अतिरिक्त धन या पैसा जो है वो नगरपालिक निधि में या कोष में पड़ा है तो उसका कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा नगरपालिका के कोष में पड़ा है तो उसका क्या किया जा सकता है। इस संबंध में धारा 86 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो देखो ये धारा 86 क्या कहती है, नगरपालिका निधि के किसी लेखा शीर्षक कोई ऐसा जमा अधिशेष धन है जिसकी नगरपालिका को तुरंत आवश्यकता नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा धन पड़ा है जिसकी नगरपालिका को तुरंत आवश्यकता नहीं है, तो राज्य सरकार के नियमों के तहत नगरपालिका अपनी निधि से अन्य शीर्षक में पूर्ण या भागता अंतरित कर सकेगी, लेकिन वाणिज्यिक परियोजना लेखा से सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता। देखो नगरपालिका के पास अलग अलग श्रेणियों में धन खर्च करने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अलग अलग श्रेणी वाणिज्यिक सेवाओं के लिए, सड़क के लिए, मार्केट के लिए, हाउसिंग परियोजनाओं के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए होता है। तो मान लो कि किसी श्रेणी के लिए, मान लो कि हाउसिंग स्कीम के लिए पैसा पड़ा है फंड में और अभी निकट भविष्य में उस स्कीम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है, किया जा सकता, तो उस पैसे को राज्य सरकार के नियमों के तहत नगरपालिका दूसरे सेक्टर में, देखो किसी अन्य शीर्षक में, या तो उस पूरे पैसे को यूज कर सकती है या उसके कुछ हिस्से को अंतरित करके दूसरे सेक्टर में यूज कर सकती है। लेकिन इस पर एक ही प्रतिबंध है, कौन से शीर्षक से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो देखो वाणिज्यिक परियोजना लेखा से सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता। वाणिज्य परियोजना का मतलब होता है मार्केट को डेवलप करने की जो श्रेणी है उसके लिए अगर कोई फंड नगर पालिक निधि में या अकाउंट में है तो उसको सामान्य परियोजना के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता। वाणिज्यिक परियोजना की राशि जो है उसको सामान्य प्रयोजन के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना, ये सवाल है। बाकी सभी श्रेणियों में आपस में क्या किया जा सकता है, पैसा चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक शीर्षक से अन्य शीर्षक में अंतरित अधिशेष धन को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकेगा या किसी अनुसूचित बैंक में ब्याज पर जमा करवाया जा सकेगा। तो देखो नगरपालिक निधि में कोई पैसा पड़ा है किसी शीर्षक में या श्रेणी में जिसको तुरंत यूज नहीं किया जाना है तो राज्य सरकार से पहले अनुमोदन करवाना पड़ेगा और अनुमोदन करके लोक प्रतिनिधियों या लघु बचत स्कीम है उनमें जमा करवाया जा सकता है, कोई शेयर खरीदा जा सकता है। या अनुसूचित बैंक का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आरबीआई एक्ट है उसकी दूसरी अनुसूची में जिन बैंकों का नाम है केवल उन बैंकों में जमा करवाया जा सकता है। देखो नगरपालिका निधि से एक्स्ट्रा पैसे को हर किसी बैंक में जमा नहीं करवाया जा सकता। कौन सी बैंक में जमा करवाया जा सकता है, केवल अनुसूचित बैंक में। और अनुसूचित बैंकों की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में जिस बैंक का नाम शामिल है वो अनुसूचित बैंक है और उसी बैंक में एक्स्ट्रा पैसे को जमा करवाया जा सकता है। ठीक है। यदि इससे किसी खाते में कोई लाभ या हानि हो तो उसे जमा या विकलित किया जाएगा। ठीक है। तो अगर इस प्रकार निवेश किया जाता है तो कोई लाभ या हानि है तो उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, कई बार घाटा भी हो जाता है ऐसे निवेश से। फिर देखिए सेक्शन 87 जो है उसमें क्या है, सेक्शन 87 नगरपालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। प्राकलन का मतलब होता है अनुमान। तो नगरपालिका का बजट है उसका अनुमान। देखो प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो नगरपालिका के बजट का अनुमान कैसे तैयार किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का अनुमान सेक्शन 87 में तैयार किया जाता है। धारा याद रखनी है, नगरपालिका के बजट का एस्टिमेट या प्रिपरेशन जो है किस धारा में है, 87 में। क्या है इसमें, देखो मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो देखो बजट को तैयार करने की जिम्मेदारी अपने को पता चल रहा है किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। पहला सवाल किस धारा में बजट प्रिपरेशन के एस्टिमेट तैयार होते हैं, 87 में। ठीक है। प्रत्येक वर्ष ये जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। तो देखो मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, तो देखो बजट जो है वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो देखो ये 15 जनवरी से पहले, जैसे अभी इस 2024 का जो बजट तैयार होगा किसी भी नगरपालिका का, तो 15 जनवरी 2024 से पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी को तैयार करना होगा। और वो बजट किसके लिए होगा, 1 अप्रैल 2024 से 23 मार्च 2025 तक होगा। तो पहली बात, बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। कौन तैयार करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है।
और जिस आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ये बजट पेश किया जाना है उस वर्ष की 15 जनवरी से पहले उसको तैयार करेगा। क्या क्या शामिल होगा इसमें बजट में? तो देखो, बजट प्राकलन तैयार करेगा। कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। दूसरा, नगरपालिका अधिकारी की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। तो नगरपालिका की स्थापना अनुसूची और बजट दोनों तैयार करने की। तो देखो, बजट का प्राकलन कौन तैयार करता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नगरपालिका की स्थापना अनुसूची भी कौन तैयार करता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए, बजट प्राकलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राकलन होगा। तो देखो, बजट का जो प्राकलन है वो नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का, कि आने वाले वित्तीय वर्ष में नगरपालिका को क्या तो वास्तव में आय होने वाली है और क्या नगरपालिका को खर्चे करने हैं। तो देखो, बजट प्राकलन ये वास्तविक शब्द नहीं होगा, अनुमानित होगा। बजट प्राकलन नगरपालिका की अनुमानित, वास्तविक नहीं है, अनुमानित आय और व्यय का प्राकलन होगा। दूसरा ये कि बजट प्राकलन विभिन्न शीर्षकों के संबंध में नगरपालिका की आय और व्यय का पृथक पृथक। तो बजट प्राकलन में हर क्षेत्र से एक कॉलम होगा आय का, दूसरा होगा व्यय या खर्चे का, और कैटेगरी वाइज होगा चिकित्सा, शिक्षा, ठीक है, ये सब होंगे। तो आय और व्यय का पृथक पृथक विवरण होगा। फिर देखो, बजट में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना निम्न में से संबंधित कोई प्रस्ताव शामिल नहीं होगा। देखो, बजट में वैसे कोई भी प्रस्ताव मुख्य नगरपालिका अधिकारी रख सकता है, लेकिन कुछ मुद्दे नीचे दिए गए, इनसे संबंधित किसी भी मामले को बजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। क्या क्या शामिल? देखो, ये कार्य करने बजट में इनमें से कोई भी चीज शामिल करनी है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। कौन सी? नए पदों का सृजन करना। यदि नगरपालिका को कोई नई पोस्ट बढ़ानी है, रिक्त पदों को भरने हेतु मतलब कोई भर्ती करनी है, तो इस संबंध में राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। नया वाहन खरीदना है नगरपालिका के किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो भी सरकार से पहले अनुमोदन लेना होगा। स्थावर संपत्ति का समय क्रय, तो अगर कोई अचल संपत्ति, भूमि, भवन ऐसा खरीदना है नगरपालिका को, तो उसके लिए भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुमोदन देने के लिए, तो किसी भी प्राइवेट संस्था को अनुमोदित करने के लिए भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। और ऐसा अन्य मामला जिसे समय समय पर राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। तो देखो, ये कार्य है, इनसे संबंधित कोई भी प्रस्ताव यदि बजट में शामिल करना है तो नगरपालिका इन कार्यों के लिए पहले किससे अनुमोदन लेगी? राज्य सरकार से अनुमोदन लेगी। उसके बाद ही बजट में इनको प्रस्तावित किया जा सकता है। बाकी मामलों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी बजट के प्रस्ताव में अपने हिसाब से ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बजट अनुमान या प्राकलन में उन दरों का भी उल्लेख होगा जिन पर अगले वर्ष में नागरिकों द्वारा विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और फीस। तो देखो, नगरपालिका जो बजट का अनुमान तैयार करेगी या नगरपालिका की ओर से मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो बजट का अनुमान तैयार करेगा, उसमें आगामी वित्तीय वर्ष में लोगों से जो टैक्स लिए जाएंगे, कर, उनकी रेट क्या होगी, सरचार्ज, अधिभार क्या होगा, उपकर क्या होगा, शेष क्या होगा और फीस क्या होगी, उनकी रेट्स किस रेट से लिए जाएंगे, इन सब का उसमें क्या होगा, मेंशन होगा। तो बजट में ये सारी चीजें हमेशा शामिल होती हैं। फिर देखो, बजट प्राकलन में उस धनराशि का भी वर्णन होगा जो अगले वर्ष उधार के रूप में ली जा सकेगी। यदि किसी नगरपालिका को ऐसा लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष में कोई उधारी लेनी पड़ेगी, तो उस उधारी को भी बजट में शामिल किया जा सकेगा। ठीक है। फिर बजट प्राकलन नगरपालिका को, देखो ये के है, को नहीं है। देखो, बजट प्राकलन तैयार कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और बजट प्राकलन नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तैयार करता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशन में, और उसे नगरपालिका में प्रस्तुत कौन करेगा? अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष, सभापति या महापौर जो भी है, जिसकी तारीख कार्यपालक समिति तय करेगी। पीछे मैंने कार्यपालक समिति के बारे में उल्लेख किया, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो किस तिथि को, देखो नगरपालिका में अध्यक्ष, देखो बात हो गई बजट कौन तैयार करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पहला सवाल। दूसरा, बजट नगरपालिका में प्रस्तुत कौन करेगा? अध्यक्ष। तीसरा सवाल ये कि किस नगरपालिका में बजट प्रस्तुत करने की तारीख कौन तय करेगा? तो इसका जवाब हो गया कार्यपालक समिति तय करेगी। लेकिन ये तारीख 31 जनवरी से पहले की होगी। मतलब हर हाल में 31 जनवरी से पहले नगरपालिका को अपना बजट पेश करना होगा। प्रत्येक नगरपालिका को अपना बजट 31 जनवरी से पहले पेश करना होता है। प्रस्तुत किए गए बजट को नगरपालिका प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले पारित करेगी। देखो, पेश किया जाएगा 31 जनवरी से पहले और 15 फरवरी से पहले पारित किया जाएगा, मतलब उस पर बहस होकर अंतिम अनुमोदन। तो देखो, प्रस्तुत करने की तिथि 31 जनवरी तक है और बजट को पारित करने की तिथि 15 फरवरी। ये दोनों ही सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे देखिए,
विवरण जो बजट प्राकलन के साथ संलग्न किए जाएंगे, तो बजट का जो अनुमान है उसके साथ क्या क्या लगाया जाएगा, तो धारा 74 के अधीन तैयार की गई वार्षिक तालिका और धारा 150 एक के अधीन तैयार किया गया विवरण। तो देखो, एक धारा 74 एक के तहत बनाई गई वार्षिक तालिका और धारा 150 के तहत तैयार किया गया विवरण, ये दोनों किसके साथ अटैच किए जाएंगे, बजट अनुमान के साथ अटैच किए जाएंगे, जिन्हें अध्यक्ष नगरपालिका में प्रस्तुत करेगा। तो ये प्रस्तुत करने से संबंधित हो गया। फिर देखो धारा 88 क्या कहती है, धारा 88 है, देखो ये धारा 88 2010 में जोड़ी गई थी, प्रभावी हुई है ये, हालांकि ये मूल 2009 के अधिनियम में थी। तो देखो धारा 88 में नगरपालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, सैंक्शन, बजट का जो अनुमान पेश किया गया उसकी मंजूरी के संबंध में क्या प्रावधान है। तो पहली बात देखिए, इसमें नगरपालिका बजट प्राकलन पर विचार करेगी। जैसे बजट प्राकलन को पेश करने के बाद नगरपालिका उस पर विचार करेगी, कब, 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में, तथा प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक परिवर्तनों सहित यदि कोई बदलाव करना है तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अंगीकार करेगी। तो नगरपालिका को बजट को स्वीकृति या अनुमोदन 15 तारीख तक देना है विचार करके, तथा उसकी एक प्रति, अब देखो जो बजट नगरपालिका अनुमोदित करेगी उसकी एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय को भेजेगी और निदेशक स्थानीय निकाय उसे किसे प्रेषित करेगा, राज्य सरकार। तो देखो नगरपालिका अनुमोदित बजट की प्रति राज्य सरकार को सीधा नहीं भेजेगी, किसके मार्फत राज्य सरकार के पास जाएगा, निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से बजट की प्रति राज्य सरकार के पास जाएगी। फिर देखो यदि बजट प्राकलन पर विचार करने के बाद राज्य सरकार नगरपालिका के हित में किसी परिवर्तन को आवश्यक समझती है तो वह नगरपालिका को ऐसा निर्देश दे सकेगी तथा ऐसा निर्देश नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा। देखो ये प्रति किसके पास जाएगी, पहले देखो तैयार किसने किया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने, फिर 31 जनवरी तक नगरपालिका में पेश किया जाएगा, फिर नगरपालिका अपनी तरफ से उसका अनुमोदन 15 फरवरी तक करेगी, फिर 15 फरवरी के बाद में निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से वो किसके पास जाएगी, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार जब उस बजट का विश्लेषण करेगी और राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इस बजट में कोई बदलाव होना चाहिए तो इस संबंध में राज्य सरकार उस नगरपालिका को निर्देश दे सकेगी। और राज्य सरकार यदि बजट में बदलाव का कोई निर्देश किसी नगरपालिका को देती है तो वो बदलाव करने के लिए वो नगरपालिका बाध्यकारी है, मतलब उस नगरपालिका को राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपने बजट में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना ही पड़ेगा। तो बजट के अनुमोदन के बाद उसमें बदलाव का निर्देश राज्य सरकार दे सकती है। फिर देखिए यदि कोई नगरपालिका बजट प्राकलन पारित करने में विफल रहती है, देखो कोई भी नगरपालिका बजट का प्राकलन पारित करने में, जैसे 15 फरवरी तक बजट पारित करना होता है और 15 फरवरी तक यदि बजट पारित नहीं किया जाता है तो ऐसे बजट को तैयार कर 28 फरवरी तक राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे नगरपालिका का विघटन हो गया तो नगरपालिका ऐसे बजट को पारित नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में उस बजट के प्राकलन को तैयार तो करने वाला मुख्य नगरपालिका अधिकारी है। तो जैसे 15 फरवरी तक का टाइम तो किसके पास है, नगरपालिका के पास है। उसके बाद 28 फरवरी तक वो बजट जो है यदि नगरपालिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसे पेश करेगा, राज्य सरकार के पास पेश करेगा। और राज्य सरकार अगर आवश्यक समझती है तो उसमें उपांतरण का मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन सहित बजट प्राकलनों का अनुमोदन करेगी जिसे नगरपालिका द्वारा पारित माना जाएगा। तो देखो यदि 15 फरवरी तक कोई नगरपालिका बजट को अनुमोदित नहीं कर पाती है तो उस सिचुएशन में 28 फरवरी तक उस बजट के अनुमान को मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसे भेजेगा, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार जिस रूप में उसे अनुमोदित करेगी तो उस स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे वो बजट जो है वो किसके द्वारा अनुमोदित है, नगरपालिका द्वारा अनुमोदित है, जबकि वास्तव में कौन करती है, राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार बजट का अनुमोदन तभी करेगी जब नगरपालिका निर्धारित अवधि तक इसका अनुमोदन नहीं कर पाती है। तो इस संबंध में मोटी मोटी चीजें जो हैं वो मैंने चैप्टर 5 की आपको बता दी हैं। तो चैप्टर 5 में सेक्शन 89 तक की जो चीजें हैं वो मोटी मोटी अपन ने देखी है। धारा 76 से 89 तक, 89 की धारा इसमें नहीं है जो आगे वाली सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, इसको जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।